गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नवांकुर डिजिलेशंस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, मैं सीमा साद आज आपको पढ़ाने वाली हूँ सोशल साइंस। और सोशल साइंस में आज मैं आपको पढ़ाऊँगी कक्षा 7 का लेसन 2, जिसका नाम है दक्षिण भारत के राज्य। दक्षिण भारत के राज्य कब से कब तक? 8वीं ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक, मीन्स 8वीं ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय, यानी 400 वर्षों तक के शासनकाल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और यह समय वह समय है जबकि हमारे देश में ना हिंदुओं का ना मुस्लिमों का शासन था और ना ही अंग्रेजों का शासन था। मीन्स हमारा जो देश है भारत, उस समय आज़ाद देश था। गुलाम नहीं था हमारा देश, ना ही मुसलमानों का और ना ही अंग्रेजों का। तो हम आज़ाद भारत के दक्षिण भारत के राज्यों की बात कर रहे हैं इस पार्ट में। तो हम सबसे पहले आज चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। चोल साम्राज्य 9वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी तक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ भागों, कर्नाटक पर शासन करने वाला चोल वंश दक्षिण क्षेत्र में सर्वाधिक शक्तिशाली रहा। मीन्स 9वीं शताब्दी के मध्य, यानी 9वीं शताब्दी के बीच से लेकर 12वीं शताब्दी तक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ भागों पर कुछ भागों को यदि हम छोड़ दें तो संपूर्ण दक्षिण भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली जो राज रहा वह चोल साम्राज्य रहा। और इस काल के राजाओं को इतिहासकारों ने शाही चोल कहा है। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की। उसने तंजौर के पल्लवों को हराकर तंजौर पर अधिकार कर लिया। कहने का तात्पर्य यह है कि इस काल के राजाओं को इतिहासकारों ने शाही चोल की उपाधि दी, यानी शाही चोल का नाम उन्हें दिया। और यहाँ पर एक जो बात है नोट करने वाली वह यह है कि चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। मीन्स चोल जो साम्राज्य था उसकी शुरुआत या उसकी नींव रखने वाला व्यक्ति या जो राजा थे वह थे विजयालय। उन्होंने ही चोल वंश की नींव रखी थी और उन्होंने तंजौर के पल्लवों को हराकर तंजौर पर अधिकार कर लिया। तंजौर दक्षिण भारत का एक शहर है। तो तंजौर जहाँ पर पहले पल्लवों को शासन था, पल्लव राजाओं को हराकर उन्होंने तंजौर को जीत लिया था। परातंक प्रथम ने मदुरई के पांड्य राजाओं को हराकर दक्षिण में अपनी सीमाओं का विस्तार कर मदुरई कोंडावन अर्थात मदुरई का विजेता की उपाधि धारण की। इस वंश का सर्वाधिक पराक्रमी राजा राजराज प्रथम हुआ। तो परातंक प्रथम, यह राजा का नाम है परातंक प्रथम। परातंक प्रथम ने मदुरई के पांड्य राजाओं को हराकर, मदुरई जो कि दक्षिण भारत का एक शहर है, और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, यहाँ मीनाक्षी मंदिर बहुत फेमस है। मदुरई शहर का दक्षिण भारत का जो शहर है, और इस शहर में मीनाक्षी मंदिर है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो मदुरई के पांड्य राजाओं को हराकर दक्षिण में अपनी सीमाओं का विस्तार कर मदुरई कोंडावन अर्थात मदुरई का विजेता, जिसने मदुरई को युद्ध में जीत लिया हो, की उपाधि धारण की। यानी परातंक प्रथम यह राजा है और इन्होंने मदुरई के पांड्य राजा, जहाँ मतलब कि कहने का तात्पर्य यह है कि मदुरई पर पहले पांड्य राजाओं का शासन था। तो परातंक प्रथम ने पांड्य राजाओं को हराया और उसको हराकर मदुरई कोंडावन यानी मदुरई को जीतना, यानी मदुरई का विजेता की उपाधि धारण की। और इस वंश का जो सबसे पराक्रमी शासक हुआ या पराक्रमी राजा हुआ वह था राजराज प्रथम। यानी चोल साम्राज्य में सबसे अधिक पराक्रमी राजा राजराज प्रथम हुआ, जिसने अपनी योग्यता, पराक्रम व राज्य कौशल से एक विशाल चोल साम्राज्य का निर्माण किया। मीन्स जो राजराज प्रथम था उसने अपनी योग्यता के बल पर, अपनी शक्ति यानी पराक्रम व राज कौशल मीन्स राज करने के तरीके
से एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, यानी उसका जो राज्य था उसे काफ़ी बढ़ाया। और उसने चेर शासकों को हराकर केरल पर, पांड्य राजाओं को हराकर मदुरई पर अधिकार कर लिया तथा श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर उसे अपने साम्राज्य का प्रांत बनाया। मीन्स उसने चेर शासकों को, जो चेर वंश के शासक थे या राजा थे, उन्हें हराया और केरल पर विजय प्राप्त की। फिर पांड्य राजाओं को हराकर उसने मदुरई पर अधिकार कर लिया तथा श्रीलंका के उत्तरी भाग, श्रीलंका जो कि हमारा पड़ोसी देश है भारत की दक्षिण दिशा में, श्रीलंका तक उसने अपना विस्तार किया, यानी उसने युद्ध के द्वारा श्रीलंका के भी उत्तरी भारत को जीत लिया। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश के राज्यों के साथ साथ उसने हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका के उत्तरी भाग को भी जीत लिया और उसे अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया। और इस प्रांत को उसने मुम्मादी चोल मंडलम नाम रखा, यानी श्रीलंका के उत्तरी भाग का जिसे जीता था राजराज प्रथम ने, उसे जीतकर उसे एक प्रांत बनाया और उस प्रांत का उसने नाम रखा मुम्मादी चोल मंडलम। यह उसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय थी, मतलब उसने और कई शासकों को हराकर विजय प्राप्त की, लेकिन श्रीलंका के उत्तरी भाग को जो उसने जीता, यह उसकी महत्वपूर्ण विजय मानी जाती है। तो इस तरह स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में हमने चोल साम्राज्य को समझने की कोशिश की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी चोल साम्राज्य की विशेषताओं को समझने की कोशिश करते हैं कि चोल राज्य की और कौन कौन सी विशेषताएं थीं। तो चोल प्रशासन की पहली जो विशेषता थी वो ये है कि चोलों की प्रशासनिक व्यवस्था में राजा ही राज्य की सर्वोच्च शक्ति होता था। वह मंत्री परिषद की सहायता से शासन चलाता था। मीन्स चोलों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें राजा ही सर्वोपरि होता था। मीन्स राजा के पास ही सबसे अधिक अधिकार होते थे, जो मैन पावर था वह राजा के पास ही होता था और वह मंत्री परिषद यानी मंत्रियों की सहायता से अपने शासन को चलाता था। दूसरी विशेषता है प्रशासनिक सुविधा के लिए संपूर्ण साम्राज्य प्रांतों मीन्स मंडलम में विभक्त था और ये प्रांत जिलों मीन्स बलनाडुओं में विभक्त थे। यानी दूसरी जो चोल प्रशासन की विशेषता थी वह यह थी कि चोल राजाओं ने अपने संपूर्ण प्रांतों को, अपने संपूर्ण साम्राज्य को प्रांतों में यानी राज्यों में बांट दिया और राज्य को जिलों में बांट दिया। यानी यहाँ पर जिलों को बलनाडु कहा गया है। बलनाडु यानी दक्षिण भारत में जिलों को बलनाडु उस समय कहा जाता था। और उसमें एक और ऊपर नाम आया था साम्राज्य प्रांतों को भी मंडलम कहा जाता था उस समय। तो यहाँ पर एक जो शब्द आया है नया, वह प्रांत मीन्स मंडलम और जिलों को बलनाडु कहा जाता था। तीसरी विशेषता है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होते थे, जिनमें ग्राम सभाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता था और ये ग्राम सभाएं 3 भागों में विभक्त थी, मीन्स बटी हुई थी। यानी प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वह ग्राम मीन्स गांव होते थे और जिनमें ग्राम सभाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता था। और वो जो ग्राम सभाएं थी वह भी 3 भागों में बटी हुई थी। पहली उर, यह ग्राम के आम लोगों की सभा होती थी, मतलब उर जो होता था वह गांव के आम लोगों की सभा होती थी, यानी उर मीन्स गांव के आम लोगों की सभा। दूसरा है सभा या महासभा, यह सभा में विद्वान ब्राह्मण होते थे, यानी जो सभा या महासभा है इसमें ब्राह्मण लोगों को शामिल किया जाता था, ये उनकी सभा होती थी। तीसरा है नगरम, नगरम में व्यापारी, दुकानदार और शिल्पी प्रमुख रूप से होते थे। यानी नगर में व्यापारी, दुकानदार और शिल्पी ये लोग प्रमुख रूप से होते थे। और चौथी विशेषता है गांव की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए अनेक
समितियों का गठन किया जाता था, यानी कि गांव की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए कई समितियां बनाई जाती थीं, जो कि न्याय, शिक्षा, संचार साधन, जलाशय, धार्मिक समारोहों, मंदिर तथा दान आदि की देखभाल का कार्य करती थी। और ये तो हुई चोल प्रशासन की विशेषताएं कि कौन कौन सी विशेषताएं थी। अब हम देखते हैं आर्थिक व्यवस्था चोल प्रशासन में किस तरह की थी। तो चोल साम्राज्य में जनजीवन बहुत ही संपन्न था। मीन्स लोगों का जो जनजीवन था वो बहुत ही संपन्न था। कृषि तथा व्यापार उन्नत अवस्था में थे, यानी व्यापार और कृषि की काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी, काफ़ी ऊंचाई पर थे। राज्य की आय के मुख्य स्रोत भूमि कर तथा व्यापार कर थे, यानी राज्य की जो आय के साधन थे वह भूमि कर और व्यापार कर थे। तो इस तरह स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने चोल प्रशासन और चोल प्रशासन की विशेषताओं को समझने की कोशिश की थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।